Hello students, this is Professor Narayan Purohit and once again welcome to the world of Chartered Accountant. बेटा मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। मैथ्स में अपन देखते हैं पहले चैप्टर वाइज वेटेज कैसा है। ये जो आपके सीए फाउंडेशन का जो मैथमेटिक्स है ना, ये टोटल 100 मार्क्स के लिए आएगा, मालूम है आपको ये पक्का? और फुल्ली एमसीक्यू बेस रहेगा। क्या रहेगा? एमसीक्यू विथ नेगेटिव मार्किंग। अब नेगेटिव बोले तो -0.25 इतना नॉलेज रहेगा आपको। अब अपन ने ना मैथ्स का नाम यहां पे ऐसा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्या नाम है? एप्टीट्यूड, जिसके अंदर है ना 3 कैटेगरी है। सबसे पहले मैथमेटिक्स, देन आफ्टर लॉजिकल रीजनिंग एंड लास्टली क्या है? स्टैटिस्टिक्स। क्या है? अच्छा, मैथ्स में देखो सीए इंस्टीट्यूट ने ना पहली बार अपने नोटिफिकेशन में वेटेज बताया है। अटक रहा है ना, एक मिनट। हाँ, फर्स्ट टाइम में ना वेटेज बताया अपना स्टूडेंट जर्नल में। जैसे ना आपने अगर कराओगे ना रजिस्ट्रेशन तो आपका चार्जेस रहेगा 9400। क्या रहेगा चार्जेस? 9400। अब इसमें है ना आपको जो 400 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो 400 रुपये आपका स्टूडेंट जर्नल का लेते हैं। एवरी मंथ आपके घर पे ना एक जर्नल आएगा, मैगजीन जैसा बुक रहेगा। उसमें ना एक मई 2024 को आया था जर्नल। वहाँ पे सीए इंस्टीट्यूट ने ना अपना वेटेज बताया था। ये देखो आईसीएआई के हिसाब से कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आने वाला है। तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो पहला चैप्टर है ना रेशियो एंड प्रपोर्शन, यह आपका आएगा कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए। बट जब एग्जाम हुई थी ना सितंबर 2024 को, तब ये चैप्टर आया था 4 मार्क्स के लिए। और जब ये हाल ही में एग्जाम हुई थी जैन में, तब है ना मार्क्स 6 मार्क्स के लिए पूछा था। तो आप इसके भरोसे नहीं रह नहीं सकते, ये ऑन एन एवरेज है। और वहां पे लिखा भी था एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टू बी आस्क, ऐसा सीए ने बताया हुआ था वहां पे, आईसीआई ने। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे है ना पहले तो है ना क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं था घर पे लेके जाने के लिए, पूरा एमसीक्यू रहता था। अभी लास्ट 2 अटेम्प्ट से लोग घर पे लेके जाने दे रहे हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर घर पे भी लेके जा सकते हो। आंसर शीट की बात नहीं कर रहा हूं, क्या क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब इसमें ना जो पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने स्कूल के टाइम पे पढ़ा रहेगा, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स। ये आज चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अब रेशियो का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया अबाउट रेशियो? रेशियो अपॉन, रेशियो मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी 2 नंबर्स। किसी भी 2 नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म। समझो आपको ऐसा लिखा हुआ है कि 20/30 का रेशियो बताओ क्या है। बोलो क्या है इसका रेशियो? ये दोनों ही 10 के टेबल में आते हैं। 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, या फिर 0 0 कैंसिल कर लो। क्या आया? 2:3। और कैंसिल हो सकता है क्या? होगा तो डेसिमल में आएगा, हमें इंटीजर में आना चाहिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी 2 नंबर इज नोन एज रेशियो। अच्छा, रेशियो के बाद दूसरा है प्रपोर्शन। अब ये प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रपोर्शन का मतलब, प्रपोर्शन मींस इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियो, 2 रेशियो को इक्वल टू के फॉर्म में लिखने का। 2/3 इक्वल टू सो जो भी रहेगा। तो आपने 2 रेशियो को इक्वल टू के फॉर्म में लिखा, उसको बोलते हैं प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं? देन इंडाइसेस का मतलब क्या हुआ बेटा? इंडाइसेस सुना है कभी अपनी जिंदगी में? इंडाइसेस क्या था? इंडाइसेस बोले तो क्या? इट इज द प्लूरल वर्ड ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स सुना है? कोई भी ऐसा नंबर जिसके पावर में कुछ रहेगा तो पावर को इंडेक्स बोलते हैं। जैसे ऐसा लिखा हुआ है a�3 पावर, तो 3 इज द इंडेक्स। क्लियर है कि नहीं? तो वही इंडाइसेस पढ़ना है अपने को। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी रहेगी a⁻m इंटू a⁻n, बीच में मल्टीप्लाई तो पावर प्लस होगा, बेस सेम रहेगा। तो ये अपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े थे वही। और अपना फाइनली ये लॉगरिथम। लॉग मतलब वो स्पेशल टाइप ऑफ नंबर होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है। क्या होता है 4 का स्क्वायर रूट? क्या होता है 4 का स्क्वायर रूट? कुछ नहीं होता 4 का स्क्वायर रूट। बेटा 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है।
मैंने स्क्वायर नहीं पूछा है। क्लियर है? तो 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा सर? डेसिमल में आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 और 3 के बीच के किसी वैल्यू को फाइंड करना है ना, तो लॉग लगाना पड़ेगा, या आप लॉग के थ्रू फाइंड कर सकते हो। एग्जैक्टली 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है वो लॉग से निकल सकता है, वो जब आएगा तो मैं समझाऊंगा कैसे करना है। क्लियर है? बहुत ही बेसिक चैप्टर, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडेक्सेस एंड लॉगरिथम, जो आपका ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स समझ लो, 5 मार्क्स के लिए आएगा आपको। उसके बाद है इक्वेशन। बेटा इक्वेशन क्या? इक्वेशन आपने पढ़ा था 9th में भी, विथ 1 वेरिएबल वाला ना, सिंपल लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और दूसरा था आपने 10th में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, आपने 10th वाला पढ़ा था, वो आपको पढ़ना है इसमें इक्वेशन में। और इक्वेशन भी आपका 5 मार्क्स का वेटेज है, बट आयशा ने तो कितना गुगली मारा, बोलते 5 नंबर के लिए पूछेंगे, तो पूछा कितने मार्क्स के लिए पता है? 4 मार्क्स के लिए। और फिर जो लेटेस्ट कब पूछा? 2 मार्क्स के लिए। तो भरोसा कर सकते हैं क्या? नहीं, रिस्क लेना नहीं। वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे ट्रस्ट करना है आपको, 2-3 चैप्टर मिला के ट्रस्ट कर सकते हो कि इतने मार्क्स का वेटेज रहेगा। क्लियर है कि नहीं? देन आफ्टर थर्ड है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज, या आपने शायद 12th में पढ़ा रहेगा, इनइक्वालिटीज करके जो आप ग्राफ बनाते थे, ग्राफ वाला फॉर्म वैसा, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करके, ठीक है ना, ये पूरा वो। या आपने अगर 11th-12th में किसने SP लिया था? कोई है, आपने SP लिया रहेगा, तो आपको ये पता नहीं रहेगा। बाकी स्टार्टिंग के 2 तो आपको पता रहेगा, ठीक है ना, स्कूल में देखा रहेगा अपन ने। देन जो आपका चौथा चैप्टर है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन फॉर 14 मार्क्स एंड रिसेंटली इट हैड आस्क्ड फॉर 15 मार्क्स। तो वो ज्यादा वेटेज है इसका बेटा, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, बिकॉज ये ना आपके लाइफ में काम आने वाला है, ये डिसीजन मेकिंग में काम आता है। जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, तो डिसीजन मेकिंग करना है, कितना फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, कितना डालूंगा तो अच्छा रहेगा, ये प्रोजेक्टर है, ये खरीदना अच्छा है कि भाड़े पे लेना अच्छा है, डिसीजन मेकिंग, वो इसमें चैप्टर में सीखने मिलेगा आपको, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, कि आप कितना पैसा ब्लॉक कर रहे हो और उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितना है। क्लियर है कि नहीं? इसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी। सिंपल इंटरेस्ट आपने स्कूल के टाइम में पढ़ा था, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपने 11th में पढ़ा था, एंड एन्युटी 12th में पढ़ा था आपने, ये पूरा उससे रिलेटेड आपका। देन बेसिक कंसेप्ट ऑफ परमू एंड कॉम्बू, सुना है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये नया है, जो SP वाले उनके लिए नया है, मैथ्स वालों को तो पता है पर उन्होंने 11th में ध्यान नहीं दिया था। परमुटेशन कॉम्बिनेशन वो ऐसे ही जाता है ऊपर से, तो ये वाला भी काम का है, ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स। देन सीक्वेंस एंड सीरीज, ये आपके स्कूल में था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, APGP बोलते हैं इसको। क्लियर है कि नहीं? 9th में आई थिंक AP था, 10th में GP था, APGP, ये भी वही पूरा वही है। देन सेट्स 9th में था, सेट्स कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, पता है कि नहीं, एम्प्टी सेट, पक्का। उसके बाद में सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये आपके कॉलेज के टाइम में था, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। देन आफ्टर बेसिक्स ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी बेटा। अब लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी क्या है, ये आपका नया है, ये पहले सिलेबस में नहीं था, ये भी 1-2 साल में ही आया है। पहले फाउंडेशन का सिलेबस था, उसमें लिमिट्स नहीं था, बट 11th में लिमिट्स था, इसीलिए उन्होंने इसमें भी डाल दिया लिमिट्स करके। बेटा लिमिट से ही डेरिवेटिव बना है, पता है लिमिट से क्या बना है, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव आएगा तो आएगा इंटीग्रेशन, जो आगे पार्ट वही है, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन एंड देन इंटीग्रेशन, जो आपके 3 मार्क्स के लिए आता है, कोई हार्ड नहीं है, आप खुद दे सकते हो, जो आपने स्कूल के टाइम में पढ़ा है वही ज्यादा है इसमें। और जो मैंने हाईलाइट किया ना, देखो फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, अगर ये 4 चैप्टर भी अच्छे से कर लोगे तो आपका 28 मार्क्स कवर होता है आउट ऑफ 40। कितना मार्क्स? 28, जो सिंपल भी है, कि सबको ना डेरिवेटिव हार्ड लगता है, कि सर छुटकारा तो पाया हम लोग ने 12th में, अभी वापस से डेरिवेटिव आ गया, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, क्या भाई 3 मार्क्स के लिए तो आता है, और शॉर्टकट रहता है जो सिंपल आता है। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ करता था डेरिवेटिव में, तो आपके जो सीनियर बोलते हैं ना डेरिवेटिव हार्ड है, वो क्यों हार्ड था, बिकॉज साइन कॉस टेन को ये सब था, अब आपको ओमिट हो चुका है, तो अभी सिंपल है वो। यहां तक क्लियर है। देन आफ्टर
जिसको ये सब हार्ड लगता है मैथ्स, उसके लिए ना लॉजिकल रीजनिंग आपकी जिंदगी में आया। लॉजिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं LR। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, यूपीएससी की एग्जाम होती है, सर हमें तो सीए नहीं करना, हमें तो बैंकिंग का एग्जाम देना है, सर हम तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ये सब टीवाई के बाद होता है, आफ्टर ग्रेजुएशन। तो वहां पे यूपीएससी से एग्जाम से क्वेश्चन आते हो, LR के क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। जैसे कोई केस स्टडी बना दिया, फिर ऐसा बोल दिया कि आपके बुआ के बेटे के भाई के सासू का लड़का आपका क्या लगता है, कंफ्यूजन, ये सर क्या हो गया, ये क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा आपने इंस्टाग्राम में भी देखा रहेगा कि बीच में जो क्वेश्चन आते हैं ना, कमेंट करो, वैसा। तो ये सब ना आपके एक चैप्टर में आएगा, ब्लड रिलेशन में। ब्लड रिलेशन, उसके लिए आपको अपने घर वालों को टाइम देना पड़ेगा। बुआ क्या होती है, काकी क्या होती है, समझे, चाची क्या होती है, चचा क्या होते हैं, ठीक है, ये सब। तो ये समझ में आएगा आपको अच्छे से। देन आफ्टर जो आपका नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। क्या होता है नंबर सीरीज? अगर मैं आपको ऐसे पूछूं 2 4 6 8, आगे क्या आएगा? 10। क्या आएगा? 10। कि सब में 2 2 का डिफरेंस है, इवन नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके नंबर सीरीज में, थोड़े हाई लेवल के आएंगे। फिर आपने कोडिंग एंड डिकोडिंग, मतलब किसी अल्फाबेट को न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है ऐसा कोड में, जैसे ऐसा लिखा है कि राम इज रिटन एज 108, तो शाम को कैसे लिखोगे? तो पहले कोड पहचानना पड़ेगा कि राम को 1 क्यों दिया रहेगा। अभी देखो ABCD में A 1 पे आता है, समझे कि नहीं? जैसे बैट को कोड देना, बैट, तो B मतलब 2 नंबर पे आएगा, ये 1 नंबर पे आएगा, टी का नंबरिंग देखें क्या रहेगा वैसा। तो वैसा कोई क्वेश्चन आएगा कोडिंग डिकोडिंग वाला। मतलब ये है कि जो आपका ये पार्ट भी है ना, 4 चैप्टर है, ये 4 चैप्टर में फॉर्मूला नहीं रहेगा, समझे? नो फॉर्मूला इन 4 चैप्टर, सिर्फ लॉजिकल बेसिस पे ही रहेगा आपका, और 20 मार्क्स कवर करेगा आपका चारों चैप्टर। एक चैप्टर 5 मार्क्स के लिए आता है, और कंपल्सरी ऐसे ही पैटर्न है, देखो 5 5 5 5 5 बोला भी था 5 मार्क्स के लिए, दे भी रहे 5 मार्क्स के लिए। फिर डायरेक्शन सेंस टेस्ट में क्या होता है? जैसे आप घर से निकले, नॉर्थ पे गए, फिर आपने लेफ्ट मारा, फिर राइट मारा, फिर लेफ्ट मारा, समझे? आप बताओ आप कौन से डायरेक्शन में खड़े हो, ऐसा क्वेश्चन आएगा। या फिर आप घर से अभी कौन से डायरेक्शन पे खड़े हो, या आपका घर आपसे कौन से डायरेक्शन पे, ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट पूछेंगे ये लोग। तो ये होता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। और फिर सीटिंग अरेंजमेंट रहता है आपका, सीटिंग अरेंजमेंट, जैसे एक तो रेक्टेंगल अरेंजमेंट होता है, आमने सामने बैठे हैं ऐसा, ये मिडल में बैठा, तो उसका अरेंजमेंट बताओ क्या है, कैसा सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा। देखो ये 2 चैप्टर हार्ड है थोड़े, 11 12, इजी कौन है? 9th और 10th। ऐसा क्यों बोल रहा हूं पता है? कितने आवर्स के लिए क्वेश्चन पेपर आएगा बताओ? मैथ्स का पेपर कितने घंटे का रहता है? 2 घंटे के लिए रहता है। अकाउंट्स 3 घंटे का है, समझे? लॉ 3 घंटे का है, बट मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स 2 घंटे का है। अभी 2 घंटे में टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अटक गए समझो ब्लड रिलेशन में ना, तो पूरा टाइम ही निकल जाएगा। इसलिए ये हार्ड है, क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। इसी पे खेलते हैं ना इंस्टीट्यूट, तभी तो मैथ्स हार्ड लगता है। हाँ, टाइम दे दे अनलिमिटेड तो कर ही लेंगे अपन मैथ, MCQ तो है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये समझने वाली बात है कि भाई ये क्यों इतना हार्ड लग रहा है अपने को। ये 2 चैप्टर को ज्यादा इतना दिल पे नहीं लेना है। इसके क्वेश्चन आए तो फटाफट अटेम्प्ट करना है अपने को, 10 मार्क्स इसमें। तो यहाँ पे 10 मार्क्स मैं पकड़ के चलता हूँ, ठीक है? ऊपर कितना पड़ा मैंने? 28 मार्क्स, जो सिंपल है। अब जो फाइनली आपका स्टैटिस्टिक्स, ये इतना अच्छा है ना, इसमें टाइम बहुत कम लगेगा, बिकॉज यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आएंगे कि कौन सा बेस्ट मेथड है। जैसे कि मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड होता है, तो कौन बेस्ट है तीनों में से? मीन अच्छा है। अब मीन में भी 3 कैटेगरी होती है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। मीन क्या होता है? एवरेज। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका कितना परसेंट आया था 10th में, कितना आया था बेटा आपका 10th में? 74, तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। क्या बोलते हैं? आप समझो सर के पास है ना 3 क्लासरूम है, और हमें ये जानना है कि क्लास A का परसेंटेज कितना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे पता है? सबके परसेंटेज का परसेंटेज, समझो क्लास A में टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके परसेंटेज का परसेंटेज, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। समझो मैं ना यहाँ पे बोरीवली से आया हूं पढ़ाने के लिए, और मेरे बाइक की स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर,
80 की स्पीड से आया, अब वापस जाऊंगा मैं बोरीवली, तो बाइक की स्पीड है समझो 100 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? आया तो 80, गया तो 100, एवरेज क्या 90? गलत जवाब। ये तो आपने अरिथमेटिक मीन निकाला, इसमें आएगा हार्मोनिक मीन। क्या आएगा? आपने पढ़ा रहेगा साइंस में, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, ना साइंस में कैसा होता है स्पीड के मामले में, सिंपल एवरेज नहीं कर सकते इसमें। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एएम, जीएम एंड एचएम, वो आपको डिटेल में यहां पे पढ़ना है। वो चैप्टर था अपना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। क्लियर है कि नहीं? और ये चैप्टर 10 मार्क्स के लिए तो आता ही है, और जो स्टार्टिंग का चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये भी 10 मार्क्स के लिए आता है। मतलब दोनों मिला के 20 मार्क्स इंस्टीट्यूट ने बोला है कि चैप्टर नंबर 13 एंड 14 ये दोनों अपना टोटल 20 मार्क्स के लिए आएगा। ये कौन बोल रहा है? इंस्टीट्यूट, और आ भी रहा है। लास्ट अटेम्प्ट देखो 21 मार्क्स के लिए आया, समझे? 10 और 9, 19 मार्क्स के लिए आया। क्लियर है कि नहीं? ये ऐसा है, मतलब एक चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, दूसरा है सैंपलिंग। बताऊंगा क्या होता है सैंपलिंग। इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक यूनिट है, फिर क्या है डिस्पर्जन, वो बताऊंगा मैं चैप्टर के टाइम पे। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों, 13 एंड 14, दो चैप्टर मिलकर 20 मार्क्स कवर कर रहा है। फिर प्रोबेबिलिटी तो पढ़ा रहेगा ना बेटा आपने 10th में, पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, वो होता है प्रोबेबिलिटी। फैन चालू कर दो ना, नहीं हो रहा है, हाँ वो बंद कर दो, फिर हमने चालू किया वो, हाँ। तो क्या है बेटा ये प्रोबेबिलिटी, मतलब कॉइन टॉस करना, डाइस को थ्रो करना, ये सब वगैरह, ठीक है। और उसका एक्सटेंशन पार्ट होता है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। समझो आपने कॉइन टॉस किया 20 टाइम्स, तो आप सैंपल स्पेस लिख सकते हो क्या? नहीं। तो उसके लिए क्या आया आपने पिक्चर में, क्या आया? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टूड? देन आफ्टर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन 11th में था, रिग्रेशन 12th में था। कोरिलेशन होगा तो रिग्रेशन होगा। रिग्रेशन मतलब यू हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, एंड कोरिलेशन का मतलब दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। जैसे डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशन क्या होता है? नेगेटिव। सप्लाई और प्राइस के बीच में क्या होता है रिलेशन? पॉजिटिव। वैसा फिर इंडेक्स नंबर तो आपके इकोनॉमिक्स में भी था। ये सब 5 मार्क्स के लिए आते हैं। क्लियर है? तो ऊपर देखो 28 मार्क्स मैंने देखा, ये 10 मार्क्स है, और ये कितना आपने बोला 20 और 10 30 मार्क्स, मतलब कितना हुआ 3 4 5 6 68 मार्क्स का बहुत सिंपल आने वाला है बेटा। पर हम क्या करते हैं, दूसरे चैप्टर में उलझ जाते, टाइम चला जाता है, मार्क्स नहीं आ पाता। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा क्या क्या है। क्लियर है? दिस इज द ओवरऑल वेटेज ऑफ मैथमेटिक्स, स्टेट्स एंड एलआर। नाउ चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है? रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। ठीक है, बुक निकाल के रखना है आपको, नोटबुक निकाल लो बेटा, नोटबुक निकालो और लिखो चैप्टर का नाम। राइट नेम ऑफ द चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। लिखा आपने, और वहां लिख लो ब्रैकेट में 5 मार्क्स। फाइव मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा ऑन एन एवरेज।
अभी लिखो आप लोग हेडिंग रेशियो। देखो दो बुक बनने वाली है अपने पास, एक रहेगी फॉर्मूला बुक, एक रहेगी प्रैक्टिस बुक। फॉर्मूला बुक में सिर्फ फॉर्मूला ही लिखना है अपने को, ठीक है, और एक प्रैक्टिस बुक रहेगी अलग से। आप तो सारी एक ही बुक लेके आए रहोगे, आप बाद में वैसे करेंगे हम लोग। अब रेशियो में लिखो राइट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी टू और मोर quantities two or more quantities of same kind मतलब तुमको क्वेश्चन ऐसा आया कि 200 ग्राम एंड 1 kg का रेशियो क्या होगा, निकाल के बताओ पीछे रफ में। हाँ 200 ग्राम और 1 किलो का रेशियो क्या होगा। हाँ ऑप्शन दो में, पहला 1:5, दूसरा 200:1, तीसरा 2:1 एंड चौथा 2:5। पक्का? कैसे किया आप बताओगे? आप बताओ। हाँ क्या आएगा? 200:1। ओके, और कोई? आप बताओगे बेटा क्या आएगा रेशियो? कि कैसे आया बताओ 1:5? हाँ बेटा ये ग्राम में है और ये केजी में है, नहीं दिख रहा है क्या आपको? हाँ नहीं दिख रहा है तो बैठो, इधर बैठो, कब लेक्चर खत्म होने के बाद याद दिलाओगे नहीं दिख रहा है आपको। या आप अपना जुगाड़ करो, फिर ऐसे ऐसे लेक्चर चलेगा। यहाँ बैठो, हाँ आप भी यहाँ बैठो, नहीं दिख रहा है इधर, आगे बैठो, पीछे जाओ। बेटा ये सीए फाउंडेशन का अभी पोर्शन स्टार्ट हो गया है, अभी रुकने वाला नहीं है। नेक्स्ट वीक से अपना 6-6 घंटा लेक्चर होगा और मुझे क्वांटिटी से मतलब नहीं है कितने बच्चे आ रहे कि नहीं आ रहे। बैच स्टार्ट हो चुका है, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुका है। अब अपने को चाहे एक बच्चा हो, 20 हो या 100 हो, पोर्शन खत्म करना है अपने को। ड्यू डेट है अपना पोर्शन खत्म करने का 20 जुलाई के आसपास हो जाएगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आएगा समझो, यहाँ पे 200 ग्राम है, ये केजी है। मैंने क्या बोला? सेम काइंड। तो सेम काइंड तो किया ही नहीं आपने, 1 ग्राम में 1 किलो में, डेटा इज नॉट कंपेरेबल। तो पहले केजी को क्या बनाओ? ग्राम में, तो 1000 ग्राम हो जाएगा ये। तो क्या आएगा? 200:1000, ठीक है। 2020 गया, 2 1 जा 2 5 जा 1:5। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं अपने। पक्का? ये लाइन लिखा, इसी में काम हो गया अपना। और बाकी आपको नोट्स तो मिलेंगे ये वाले, देख लो एक बार क्या क्या है इसमें। दिख रहा है आपको ये? हाँ दिख रहा है, देखो। अब रेशियो को लिखने का तरीका कैसा है? इसको डिनोट करेंगे हम लोग A:B, ये आपका लिखने का तरीका, या फिर A/B। अब A को क्या बोलेंगे पता है? फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? और इसका एक और नाम है एंटीसीडेंट। और B को क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म या फिर कॉन्सिक्वेंट। तो याद रखना, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट, एंड सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। क्लियर है? तो लिखो आप नेक्स्ट लाइन अपना, इधर ये लिखा ना आपने, राइट। इट इज एक्सप्रेस एज A:B और A/B।
it is expressed as a to b or a upon b, where a equals to first term, b equals to सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को लिखने का एंटीसीडेंट और एक कॉन्सिक्वेंट। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये स्कूल के टाइम में बोलते थे अपन ऐसा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ पे एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। लिखा? ओके, देख सकते हो ये स्पेलिंग था अपना एंटीसीडेंट का और ये क्या था? कॉन्सिक्वेंट। ओके, उसके बाद में ये सब इधर समझाया हुआ है कि रेशियो इज ए फ्रैक्शन होता है, ठीक है। इट हैज नो यूनिट, यूनिट नहीं लगाते अपन रुपीस वगैरह, वो सब रेशियो में लिखते हैं अपन। उसके बाद में सेम काइंड का होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया ना, ये सेम काइंड होना चाहिए, मतलब अगर 1 kg तो दूसरा भी kg होना चाहिए, काइंड भी सेम और यूनिट भी सेम होनी चाहिए, पक्का। और 3:2 भी लिख सकते हैं और 3/2 भी लिख सकते हैं, पक्का। और ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर ऑफ द टर्म इन ए रेशियो इज इंपॉर्टेंट, मतलब A:B को B:A नहीं लिख सकते, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में जिस ऑर्डर में पूछा उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं। अगर आ रहा है 3:2, आपका आंसर आता है कुछ 1:5 ना, 1:5 आया था, तो 5:1 नहीं लिख सकते उसको, फिर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, वो इस तरह समझाया हुआ है। यहां तक क्लियर है बेटा? ओके, देन आफ्टर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देता हूं मैं आपको, इसी में ही समझना। लिखो आप स्टार मार्क करके, टाइप्स ऑफ रेशियो। सबसे पहले लिखो इनवर्स रेशियो। क्या आएगा इनवर्स रेशियो? क्या समझो A:B है तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा? वेरी गुड, B:A। क्लियर है? देन आफ्टर आपको समझना है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो देखो क्या है, जैसे एक रेशियो है A:B एंड C:D, ये दो रेशियो है। अब इसका समझो कंपाउंड रेशियो निकालना है। कंपाउंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करने का, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करने का, मतलब AC/BD लिख लो, समझ जाएगा इसमें। इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। जब भी क्वेश्चन में आएगा फाइंड द कंपाउंड रेशियो, सारे रेशियो के ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? थर्ड वन, डुप्लीकेट रेशियो। बेटा डुप्लीकेट रेशियो कोई बता सकता है? A/B है, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? क्या बज रहा है यार? पै 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 पै। हाँ? बोलो क्या आएगा इसका? डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? मनाली बेटा डुप्लीकेट रेशियो नहीं आ रहा है आपको, क्या बोलूंगा अभी? हाँ, समझना चाहिए, आप लोग कुछ सोच सकते हो इसके बारे में। डुप्लीकेट का मतलब होता है उसका उसी के साथ मल्टीप्लीकेशन। तो ए का ए के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा? A²। क्या आएगा? B²। बहुत सिंपल चीजें पूछ रहा हूं मैं आपसे। हाँ, तो A² अपॉन B²।
फोर्थ है आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो जैसे ए अपॉन बी है, तो उसका सब डुप्लीकेट क्या होगा? क्या होता है सब डुप्लीकेट मतलब? तुक्का मारो, हाँ बोलो। स्क्वायर रूट। क्या होगा? स्क्वायर रूट। कभी भी तुक्का काम आता है अपना, ये सब डुप्लीकेट। फिफ्थ लिखो ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओगे? बोलो यस। क्या आएगा? क्यूब। स्कॉलर हो तुम लोग यार, क्या है तुम लोग, ए क्यूब और बी क्यूब, टैलेंटेड बच्चे हैं लोग। मैं हल्के में ले रहा हूं मतलब, हाँ। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, अरे वाह। क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं पता है? ए और यहाँ पे अंदर, यहाँ पे ना, यहाँ पे इधर क्यूब, बी का क्यूब, समझे? क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब पावर में 1/3 होता है, पता है कि नहीं? और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अच्छा, ट्रिप्लीकेट है, अभी चॉप्लीकेट नहीं होता, ठीक है ना? खेलना नहीं अपने को, तो डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट तक ही रहेगा। यहां तक क्लियर? चलो और देखते हैं कौन कौन से रेशियो अपने इधर। बस फिर तो काम के रेशियो नहीं है। एक होता है कंटिन्यूड रेशियो, पर ठीक है वो काम का नहीं। चलो यहां तक क्लियर है, अपने को समझ में आया ये पूरा 6 टाइप के रेशियो। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है? अब अपना स्टार्ट होता है क्लास वर्क 1। अब फर्स्ट क्लास वर्क में देखना क्या क्या इसमें पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो 4:5, ट्रिप्लीकेट रेशियो 1:3, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256 एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो 125:512। क्या बोला है? द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, मतलब आपको कंपाउंडेड रेशियो निकालना है। और कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। अब किसका किसका मल्टीप्लाई करना है? तो सबसे पहले डुप्लीकेट रेशियो 4:5। अब बताओ 4:5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? स्क्वायर। तो क्या आएगा स्क्वायर करेंगे तो? 16/25। वेरी गुड। तो यहां पे आ रहा है अपना क्या? सबसे पहले लिखना मत अभी, ध्यान देना इधर क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि 4/5 का डुप्लीकेट रेशियो करो। मतलब क्या करना है अपने को? 4 का भी स्क्वायर एंड 5 का भी स्क्वायर कर लिया। फिर ट्रिप्लीकेट रेशियो करना है 1 और 3 का। अब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है? 1 का क्यूब और बोलो किसका? 3 का क्यूब। और फिर क्या बोला है? सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81 एंड 256। तो 81 एंड 256 का क्या करना है? सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट। क्लियर? उसके बाद सब ट्रिप्लीकेट करना है 125 और 512 का। क्या करना है अपने को? सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट। और इस सबका क्या करना है? कंपाउंड रेशियो निकालना है, मतलब बीच में आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ऐसा सजा के लिखना पड़ेगा अपने को। क्लियर है? सब कुछ एक साथ ही पूछ लिया है। अब 4 का स्क्वायर करने आता है। क्या आप कैलकुलेटर लेके आए हो? कौन लेके आए कैलकुलेटर? आप लेके आए, आप लेके आए। तो ऐसा क्यों कर रही है? अच्छा भूल गए, मतलब लाना था भूल गए। अच्छा, इसमें 4 का स्क्वायर करना है ना, तो कैसे करेंगे कैल्सी में? 4 इंटू नहीं, 4 इंटू इक्वल्स टू, शॉर्टकट तरीका ये। 2 बार 4 नहीं दबाने का, 4 इंटू इक्वल। बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स है बेटा कैलकुलेटर में, वो सीखने पड़ेंगे। तो 4 इंटू इक्वल्स टू, तो क्या आया? 16 करके देख लो। एंड 5 इंटू इक्वल्स टू, तो क्या आ जाएगा? 25। फिर 1 का क्यूब मतलब 1 इंटू इक्वल्स टू 2 बार इक्वल्स टू दबाना पड़ेगा अभी, समझे? 1 इंटू इक्वल्स टू तो 1 ही आएगा। एंड 3 इंटू इक्वल्स टू क्या आएगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27।
तो आता ही अपने को। एंड 81 का स्क्वायर रूट तो बचपन से करते आ रहे हैं ना, 9, अरे मालूम है कि नहीं। एंड 256 का स्क्वायर रूट 16, हाँ 12 का 144 होता है, फिर कुछ ऐसा कुछ है ना, 13 का 16 आ जाएगा, 16 आ गया बेटा। कुछ नहीं करना है, 256 लिखना है कैलकुलेटर में, फिर एक स्क्वायर रूट का बटन है वो दबाना है। अब तकलीफ तो यहाँ पे होगी, क्यूब रूट का बटन नहीं है, और साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में, समझे। वो साइंटिफिक कैल्सी अलाउड नहीं है, नॉर्मल कैल्सी अलाउड है। तो दिख नहीं रहा मेरे को कैल्सी, मैं आपको बता देता था, कैल्सी नॉर्मल अलाउड है। अब बेटा 125 का सिर्फ क्यूब रूट करे कैसे, एक तो दिमाग लगाओ कि 125 है ना, 125 इसको 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। 5 5 जा 25 5 जा 125, तो 3 पेयर बन के तो बाहर आता है ना, 5 बाहर आ जाएगा, या तो 5 ही आएगा, समझे कि नहीं। एक काम करो, 5 का क्यूब करो, कितना होता है 5 का क्यूब, 5 × = 125, तो 125 का क्यूब रूट 5 होगा ना, तो उल्टा सोचना पड़ेगा अपने को। अब 5 1 2 है ना, एक काम करो 6 का क्यूब करो, कितना होता है 6 × ओके, तो काम करो 8 का क्यूब करो, आ गया ना 512। बोले 8 का क्यूब किया, 8 × तो 512 है, तो 512 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऐसे सोचना है। बाकी मेरे पास और शॉर्टकट ट्रिक भी है इसका, किसी का भी कुछ भी रूट निकाल सकते हैं हम लोग, वो सबके पास कैल्सी आएगा तो मैं बताऊंगा, समझे कि नहीं। उसके लिए स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ भी कर सकते हो, मतलब ऐसा भी निकाल सकते हो। देखो 7 पे 1.258 पावर कैल्सी के थ्रू कर सकते हैं, ये भी क्या बोला मैंने, 7 पे 1.258 पावर, वो 7 लिखना पड़ेगा कैल्सी में, फिर अंडर रूट प्रेस करना पड़ेगा 13 टाइम्स, फिर -1 × पावर +1 × 13 टाइम्स, ये स्टेप्स है। कुछ समझा नहीं रहेगा आपको, टेंशन मत लो, बताऊंगा जब आपके पास कैल्सी आएगा तो। अब टाइम खोटी नहीं करते अपन। अब यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, काटो ना सीधा एकदम सिंपल, कैसे 16 तो चला गया, ठीक है। फिर 5 5 जा 25, 9 3 जा 27, ऊपर तो सारे चले गए तो 1 बचा, नीचे करो 5 3 जा 15, 15 8 जा कितना होता है 120, 15 8 जा कितना होता है वही ना, वही होता है 120, तो 1:120 आ रहा है क्या 1:120। ये रहा ऑप्शन डी इज करेक्ट, पक्का। तो लिख लो, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आराम से जा रहा हूं। वाह, ओके 1:120। आगे बढ़ेगा। ओहो, क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड वाला क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है बेटा। ये भी A:B दिया हुआ है 3:4, तो इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछा है अपने को। साथ साथ में लिखेगा अपन, चलो लिखो साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, A:B = 3:4, तो 2A + 3B डिवाइड बाय 3A + 4B, ये कितना होगा। क्या लग रहा है आपको, कुछ आइडिया क्या करना चाहिए। हाँ सोचो, कोई बताना चाहेगा। फाइंडिंग कैसे फाइंड करेंगे, इसको वहां लेके जाके ऐसा, वो तो वैल्यू पूछा है, कैसे लेके जाओगे, उसका वैल्यू चाहिए ना रेशियो में। क्या करना है, यस सीधा वैल्यू कर लो सब्स्टिट्यूट। कैसे पता है, ए का वैल्यू 3 है ना, हाँ ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4 इक्वल टू ना बीच में, तो क्या करना है, ए के प्लेस पे
3 पुट करो, b के प्लेस पे 4 पुट करो। चलो करो सब लोग। a के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग 3 एंड b के जगह पे क्या पुट करेंगे 4। a के जगह पे 3 एंड b के जगह पे 4। तो 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। 12 और 6 कितना होता है? डायरेक्टली काटना मत, पहले प्लस होता है, ठीक है ना। 18 और ये कितना आएगा 25। किसी से कटेगा क्या? नहीं, नहीं कटेगा ना, किससे कटेगा? नहीं। 18 और 25 देखते हैं क्या ऑप्शन? यस 18 और 25। तो वहां लिख लो चुपचाप ऑप्शन डी, डी फॉर डोंबिवली। क्लियर है यहां पे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, पक्का एग्जाम में। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या लिखा? थर्ड वाले क्वेश्चन में 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है 2:3 में। इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, ईच मतलब ऊपर भी और नीचे भी, दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो नया रेशियो क्या बन जाएगा 3:5। तो द नंबर्स आर कितने होंगे? ओरिजिनल नंबर क्या होंगे? सर ओरिजिनल नंबर तो दिया है ना 2:3। अरे ये नंबर नहीं दिया, ये तो रेशियो दिया हुआ है। ओरिजिनल नंबर क्या होंगे? बेटा नंबर अलग होता है, रेशियो अलग होता है। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दैट नंबर। वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर हैविंग रेशियो 2:3। सर शॉर्टकट मार देते ना, सब जो सब 2:3 में है, क्या शॉर्टकट मारोगे? हमें तो ऐसा नंबर चाहिए जिसपे ये हम 4 माइनस करेंगे ना तो रिजल्टिंग नंबर 3:5 रेशियो में आना चाहिए। ऐसा समझे? क्वेश्चन समझे क्या है? देखो क्या लिखा था, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में रेशियो क्या दिया है 2:3। तो नंबर क्या होंगे आपने पढ़ा रहेगा स्कूल के टाइम पे, लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी एक्स। सुना है कि सब बताओ? दोनों में एक्स से मल्टीप्लाई करते थे या फिर के से मल्टीप्लाई करते थे, नहीं द कॉमन मल्टीप्लायर बी एक्स। ऐसा 7th 8th स्टैंडर्ड में तो किया रहेगा आपने, रेशियो निकाल, रेशियो चैप्टर में। तो हम क्या करेंगे, वो नंबर क्या लिखेंगे पता है? नंबर्स आ जाएंगे आपका 2x एंड 3x। मैंने दोनों में x से मल्टीप्लाई किया, कर सकता हूं ना मैं, वैसे एक्स एस कट कर 2:3 बचेगा, फर्क क्या पड़ता है? तो लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी x, तो 2x एंड 3x। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कुछ तो सब्ट्रैक्शन करना है दोनों में। क्या करना है सब्ट्रैक्शन? 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, दोनों में बोला है। तो 4 यहां भी माइनस करो, यहां भी माइनस करो, तो जो आपका रिजल्टिंग नंबर आएगा ना वो रेशियो आएगा 3:5। ये बन गया आपका इक्वेशन। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और वो x का वैल्यू पुट कर देंगे आप ऊपर नंबर्स में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं मैं इधर, अब इसको सॉल्व करने आएगा अपने को। 5 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा इधर 10x, 5 4 जा 20 ना, 5 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा पक्का। और 3 का मल्टीप्लाई भी दोनों में होगा इधर, तो 3 3 जा 9x माइनस 4 3 जा 12। तो यहां पे अभी x को साथ में रखो, 9x राइट से लेफ्ट में जाएगा तो -9x। क्लियर? फिर -20 है ना, ये उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा, और -12 तो उधर का उधर ही है तो -12 ही रहेगा। साइड इधर उधर जाता है तो साइन चेंज होता है, अदरवाइज सेम ही रहेगा। तो 10x माइनस 9x क्या होगा? सिंगल x। और ये 20 में से 12 क्या तो क्या आएगा 8। अब इसको पुट कर लो इस नंबर में, तो क्या आएगा बेटा 2x का क्या हो जाएगा बेटा 2 × 8 16, और 3x का क्या हो जाएगा 3 × 8 24। तो आंसर क्या आ जाएगा? द नंबर इज 16 एंड 24 है क्या? 16 एंड 24। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लिख लो बेटा ये पक्का। पहले आपको रेशियो को नंबर में लिखने का, ऐसा x से मल्टीप्लाई करके, फिर जो क्वेश्चन में बोला हुआ है वो फॉलो करो।
लेट 4 बी सब्ट्रैक्टेड, भाई 4 सब्ट्रैक्ट करके उसके बाद रेशियो बन गया अपना। ऑल आर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, बिलीव में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके कुछ डाउट है तो पूछ लेना बेटा, बिंदास। ओ समझा तेरे को पक्का? अकाउंट भी समझा, इको, लॉ, मैथ्स भी आ गया। आप कितना लेक्चर बैठे बेटा? आपको बोल रहा हूँ, मेरे सब पर बैठे। आप फर्स्ट है? हाँ सब में बैठे ना, आपके फर्स्ट ही है दोनों का, आपका सब में बैठे ना। किधर गए थे? क्यों डाला तो था ग्रुप में। एक काम करो, आप सब नंबर लिख के मुझे देना, मैं ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है? ऐसे कैसे नहीं पता यार तुम भी। चलो यहाँ पे तो आज का टाइम कैसे आया आपके पास? कॉल किया था क्या? हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करोगे ना तो मैं यहाँ पे ना सैल्यूट करूंगा आप लोग को लाइव लेक्चर में। ऐसा ट्राई करो, खुद ही रीड करो ना, रीड करने तो आता ही आपको। अभी जो किया उस तरीके से ही करना है, कुछ टेंशन की बात नहीं है। वही मेथड, रेशियो को पहले कॉमन मल्टीप्लाई डालना है एक्स करके, फिर कुछ तो दिमाग लगाना है, कुछ तो बस थोड़ा सा क्लिक होना चाहिए, स्कूल में आ जाना है वापस से। सीए फाउंडेशन का मैथ्स बोले तो स्टैंडर्ड 7th 8 9 10 11 12, 80% मैथ्स तो 10 तक का ही है, 70-80% तो। बाबा रामदेव बोलते हैं करने से होता है। क्या बोलते हैं? करने से होता है। तो आप पीछे पेज पे करोगे, कुछ कट शट करोगे, कुछ दिमाग लगाओगे तब होगा। आप सोच रहे हो सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो बोला था कि 4 सब्ट्रैक्ट करना है, नया रेशियो ये दिया हुआ है, यहाँ तो कुछ नहीं बोला है, पर कुछ तो क्लिक होना चाहिए। एंगल ट्रेंगल कुछ तो है, कहीं तो सुना है कि ट्रेंगल में एंगल का टोटल कितना होता है, ऐसा ऐसा कुछ तो होगा, ये क्लिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेशियो दिया हुआ है 2:7:11। दिस इज द रेशियो। तो हम लोग क्या लिखेंगे पता है? हमें एंगल पूछा है ना, एंगल्स कितने होंगे, तो एंगल्स 2x 7x एंड 11x। अब स्कूल में चले जाते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। समझे कि नहीं? तो क्या लिख देता हूं मैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो भाई सबका सम कर लो, 2x प्लस 7x प्लस 11x मिलके कितना होगा? 180। तो हो गया ना, x का वैल्यू आ गया। यही तो क्लिक होना चाहिए बेटा, यही क्लिक होना चाहिए। ये समझ में आ गया तो भी सम सॉल्व हो गया। अब प्लस करते सबको, 18 और 2 20 ना बेटा, कैलसी अलाउड है, आप लोग टेंशन मत लो। सीए फाउंडेशन में डिवाइड बाय 20 ना, तो 2 9 जा 18 बेटा, x का वैल्यू 9 आया। फिर मैंने क्या बोला, एंगल्स निकालना है ना अपने को, तो इस एंगल्स में ना, इसमें
इसमें x का वैल्यू पुट कर लो 9, तो 2x था, तो 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18, फिर 7x था, 7 9 जा 63, 99, 18 63 99, ऑप्शन सी ना। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले 18 आएगा, फिर 63 आएगा, फिर 99 आएगा। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैनेजेबल है कि नहीं? ये ट्रायंगल था, अगर समझो ट्रायंगल की जगह पे क्वाड्रिलेटरल होता तो, या रेक्टेंगल होता तो, जिसके 4 साइड होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होता तो क्या करते हैं? सबको प्लस करते हैं, तो क्या लिखते हैं? इक्वल टू ट्रायंगल के सारे एंगल का टोटल कितना होता है 180, और 4 एंगल का टोटल कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में? नहीं मालूम? चाहे कैसा भी ट्रायंगल क्यों ना हो, इस सब का टोटल कितना होता है 180। या समझो कोई 4 साइड वाला कोई ढांचा है, 4 साइड वाला ढांचा है, तो इस सब का टोटल कितना होता है पता है? 360 डिग्री। याद रखना, एग्जाम में आ गया तो, क्वाड्रिलेटरल आ गया तो ट्रायंगल का 180 डिग्री एंड क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री। बेसिक नॉलेज था वो तो। समझा? कुछ डाउट नहीं? याद है ना, कहीं लिख देना साइड में किसी फॉर्मूला बुक में कि भाई क्वाड्रिलेटरल आ गया तो 360 डिग्री, ट्रायंगल आया तो 180 डिग्री, और कुछ नहीं आ सकता, वही दो में से कोई आएगा। लिखा क्या? फास्ट जा रहा हूं मैं, सही है स्पीड पक्का? इसका आंसर दो बेटा, 5th वाले का आंसर। आनंद अर्न ₹80 इन 7 आवर्स, प्रमोद अर्न ₹90 इन 12 आवर्स, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग? दोनों के अर्निंग का रेशियो क्या होगा? एक 80 रुपए कमा रहा है, एक 90 रुपए कमा रहा है, तो अर्निंग का रेशियो क्या आएगा? 8:9, जो कि गलत हो जाएगा। यही गुगली मारते हैं इंस्टीट्यूट। रेशियो हमेशा सेम काइंड का होना चाहिए, समझे? कंपेरेबल होना चाहिए। ये 80 रुपए कमा रहा है 7 घंटे में, ये कमा रहा है 90 रुपए 12 घंटे में। आप कैसे 80 और 90 को कंपेयर कर सकते हो? वो तो 7 घंटे में कमा रहा है, वो 12 घंटे में करा रहा है। डेटा इज नॉट कंपेरेबल। करो, ट्राई करो। ऐसे लोग लालच देते हैं, 8:9 लिख के आते हैं बहुत जन, फिर -0.25 आ जाता है नेगेटिव मार्किंग। जितना ज्यादा आप लोग सोच के करोगे ना, उतना ज्यादा मजा आएगा आपको मैथ्स करने में। कितना आंसर है आपका? जवानों, कितना आंसर आ रहा है बोलिए जरा मुझे। आनंद ने कमाया 80 रुपए 7 घंटे में। बेटा 80 रुपए कमा रहा है और 7 आवर्स में कमा रहा है ना, तो ये पर आवर का अर्निंग हो जाएगा। समझो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ,
मैं समझो 100 रुपये कमा रहा हूँ 10 घंटे पढ़ा के, 100 रुपये 10 घंटे में, तो 1 घंटे का मेरा अर्निंग कितना हुआ 10 रुपये, 100/10 कितना 10, समझे कि नहीं। तो मैंने पर आवर अर्निंग निकाल दिया किसका, आनंद का। वैसे प्रमोद का क्या था 90 रुपीज इन 12 आवर्स, तो 90 रुपीज इन 12 आवर्स, तो ये भी आपका पर आवर का हो गया, तो इसका रेशियो निकाल लो, समझे। ये करना है आपने को, पर आवर कर दिया मैंने। तो अब क्या करूंगा, देखो इधर 80/7 डिवाइड बाय 90/12। बेटा डिवाइड को जब इनटू लिखते हैं तो क्या होता है, यस, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब 12 ऊपर चला गया और 90 नीचे आ गया। फिर उसके बाद में 0 0 कैंसिल हो गया, उसके बाद में कुछ कटेगा क्या, हाँ 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 8 4 जा 32, 7 3 जा 21। बेटा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, याद रखना, जब भी बीच में मल्टीप्लाई आता है ना तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। अगर बीच में प्लस होता ना प्लस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, प्लस और माइनस आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। तो समझे, ये आएगा 32 और 21 है क्या, 32 एंड 21, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन ऐसा सोच रहा था, कोई नहीं, है सिंपल। देखो क्या होता है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना अभी, ठीक है, बाहर के कुछ आएंगे नहीं, इसी में से आएंगे आपके, वैसे तो आइडिया आ जाएगा अपने को। पर एक्चुअली हार्ड क्यों लगता है कि क्वेश्चन का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं ना अपन, इसके लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे, टाइम कम रहता है, कौन सा पहले करे कौन सा करे, वैसा उसी में उलझ जाते हैं अपन। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पीछे रह जाते हैं, तब तक टाइम खत्म हो जाता है एग्जाम में। हुआ, आगे बढ़ेगा, कुछ डाउट है क्या यहाँ तक किसी को, नहीं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा है 6 में बेटा, P Q R are 3 cities, the ratio of average temperature between P and Q is 11:12 and that between P and R is 9:8। the ratio between the average temperature of Q and R का रेशियो क्या होगा, पकड़ के चलो, एक क्वेश्चन तो आएगा इस टाइप का आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे कि P एंड Q का रेशियो दिया हुआ है, P और Q का रेशियो दिया है, क्या दिया है बेटा, P Q का रेशियो 11:12। उसके बाद में P एंड R का रेशियो दिया हुआ है, P और R का रेशियो दिया हुआ है 9:8, एंड पूछा है अपने को Q एंड R का रेशियो, ये पूछा है। क्लियर है यहां तक। अब P अपॉन Q है 11/12 एंड P अपॉन R है 9/8। अगर मुझे तीनों रेशियो में लिखना है, मतलब P Q R का रेशियो क्या होगा तीनों, तो कैसे करेंगे, पहले किसी एक नंबर को सेम बनाना पड़ेगा। मुझे बताओ P Q एंड P R, इन दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है, P इज द कॉमन वेरिएबल, तो P इधर भी है P इधर भी है, पर यहां पे P के पास 11 है, यहां पे P के पास 9 है। अब सेम कैसे बनाऊं, मैं दोनों को सेम कैसे बनाऊं, काम करो इधर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे 11 से मल्टीप्लाई कर दो ना सर। पर मैथ्स में ऐसा मनमानी नहीं चलता, आपने अगर ऊपर 9 से मल्टीप्लाई किया इधर, तो नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। यहां पे 11 से मल्टीप्लाई किया तो इधर नीचे भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर सर ये 9 11 कहां से आया, इन दोनों को देख के मैंने किया ना, ये 9 और 11,
कि भाई तेरे को मैं 9 दे देता हूं, तेरे को 11 दे, तुम दोनों सेम बन जाएंगे 99। अब क्या बनेगा देखो इधर, 99 अपॉन 12 9 जा 108, और ये भी कितना आया 99 डिवाइड बाय 88। अब इसको ऐसा लिख सकता हूं P Q R, P आया 99, Q आया 108 और R कितना आया 88। ये ऐसे ही पूछ सकते हैं, फाइंड P इज टू Q इज टू R, लिख दिया मैंने ये। पर हमें क्या चाहिए था, सिर्फ QR, क्या चाहिए था QR। इन दोनों को लिख लो, 108 इज टू 88, 4 से जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, तो क्या आ रहा है 27 इज टू 22, ऑप्शन बी। लिख लो बेटा, आप सिर्फ तरीका समझो किस तरीके से किया है अपने क्वेश्चन। सेम कौन सा वेरिएबल था उसको सेम बना के किया अपन ने। Is this clear? Now next question. I think question number 7 you can try. This is similar as question number 2. Question number 7 is similar as question number 2. Because here x and y value is given and we have to find the value of x square y plus xy square is to x cube plus y cube. Substitute the value of x and y. साथ साथ में करते चलो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 साथ में लिखो। क्वेश्चन नंबर 7, x अपॉन वाई कितना दिया बेटा 3/4, ठीक है। हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो वैल्यू पुट कर लो ना, क्या करना है, x की जगह पे 3 पुट करना है, तो 3 का स्क्वायर और y के जगह पे 4 प्लस 3 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे किया था अपन ने, ए और बी का वैल्यू पुट किया था। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। अगर नहीं है कैलकुलेटर अभी आपके पास तो आप मोबाइल यूज कर सकते हो, मोबाइल का कैलकुलेटर ओपन करके करो भाई, इंस्टा पे मत चले जाना। (84/91) और जाएगा शायद किससे ना, है क्या
84 91 नहीं जाएगा भाई। 84 एंड 91 7 के टेबल में आएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो क्या आ रहा है बेटा 12/13। मैंने 7 के टेबल में काटा है ये दोनों। देखो कितना आ रहा है 12/13। बी। अच्छा अभी आपके माइंड में क्वेश्चन रहेगा कि सर कुछ सिंपल तरीका बताओ यार, ये हमें कैसे मालूम 12 में 13 में 7। आप तो पढ़ लिए 7 का टेबल, हम तो छोटे मुन्ने बच्चे हैं एकदम, कैसे हम पता, इतना लोड नहीं ले पाएंगे सर, हमारा माइंड ब्लास्ट हो जाएगा एग्जाम में। काम करो 84 और 91 तो आ सकता है, ये तो निकालना ही पड़ेगा, ये तो आया ना आपका। अब आप कैलकुलेटर में करो 84/91 करो कितना होता है, बोलो 0.92307 और भी बहुत कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है 0.92307, ठीक है। अब ऑप्शन में आ जाओ 13/12 करो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट नहीं आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आया। अच्छा 21/31 करो, 21/31 करो 0.7 आया, ठीक है। आपने कहा 0.9 आना चाहिए ना 92। अच्छा 11/17 करो 6 आ रहा है, नहीं ये भी नहीं। 12/13 करो, आया ना भाई, समझेगे नहीं ये, बस तो ऐसे भी सोच सकते हो। उसको मैं थोड़ा अच्छे से समझा रहा हूँ तो काट दिया मैंने, मैं तो ऐसे ही करूँगा एग्जाम, मुझे भी पता चलेगा 7 के टेबल में आता है। अरे कैलसी दिया है ना अपने को, समझेगी नहीं तो टेंशन लेने का नहीं। दूसरे बहुत सारे तरीके अपने पास कराने के लिए, ये भी तरीका वो भी तरीका, समझ में आया। पूरा कैलसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, बहुत जरूरी है कैलसी लेना। अब क्वेश्चन नंबर 8 को आप पहले ही आईएमपी दे दो, ये भूलने वाली बात है। आईएमपी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पे करा रहा हूं, देखना जरा। P/Q is the sub duplicate ratio of P minus x square और Q minus x square. Find the value of x square. x square कितना होगा? क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, P/Q is the sub duplicate ratio of P minus x square is to Q minus x square. तो हमें फाइंड करना है x का स्क्वायर का वैल्यू। अब बेटा ये ना, ये लेफ्ट वाला पार्ट ये सब डुप्लीकेट है, लेफ्ट वाला पार्ट इज द सब डुप्लीकेट ऑफ राइट वाला पार्ट। अगर मुझको इसको इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है तो किसको स्क्वायर करूं मैं, लेफ्ट वाले पार्ट को स्क्वायर करूं कि राइट वाले पार्ट को स्क्वायर करूं। वापस समझना, दिस इज द सब डुप्लीकेट ऑफ दिस। अब मुझे इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है तो किसको स्क्वायर करूंगा तो बात बनेगी, राइट को कि लेफ्ट को। चलो एक और चीज मैं समझाता हूं आपको। मेरा एज आपके एज से 10 साल बड़ा है, 10 ईयर्स में बड़ा हूं आपसे। अब हम दोनों को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो किस में +10 करूंगा, मेरे में कि आप में? आप में +10 करूंगा तो आप मेरे बराबर के होंगे। अब ये पार्ट ऑलरेडी सब डुप्लीकेट है इसका, तो किस में स्क्वायर करना चाहिए? सब डुप्लीकेट बड़ा होता है कि डुप्लीकेट बड़ा होता है? बोलो मुझे बताओ। अगर मैं ऐसा लिखूं 2/3 इज द सब डुप्लीकेट ऑफ 4/9, ये सही है? बोलो क्या 2/3 सब डुप्लीकेट है 4/9 का? यस, स्क्वायर रूट ना, सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो 2/3 इज द सब डुप्लीकेट ऑफ 4/9। तो मैं इसको स्क्वायर करूंगा ना तब जाके ये इक्वल बैठेगा।
सब डुप्लीकेट का मतलब होता है छोटा, स्क्वायर रूट तो छोटा ही होता है ना, और डुप्लीकेट बड़ा होता है, स्क्वायर बड़ा होता है। तो 2/3 इज द सब डुप्लीकेट ऑफ 4/9 और इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है तो लेफ्ट वाले पार्ट का स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा ट्रिकी है और अच्छा भी है, समझने के लिए मैंने नंबर ले लिया। समझे कि 2/3 इज द सब डुप्लीकेट ऑफ 4/9, तो वी हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, नहीं लेफ्ट वाले को स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू के फॉर्म में लिख सकते हैं अपन। तो यहां पे अपने को लेफ्ट वाले पार्ट का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसके लेवल में बैठ सकता है बिकॉज P/Q तो छोटा था ना, सब डुप्लीकेट था इसके आगे वाले पार्ट का, तो ऐसी में इक्वल टू नहीं लगा सकता। भाई तुम्हारी औकात है मेरे बाजू में बैठने की? नहीं, तो पहले स्क्वायर हो जा। अब हम अपने लेवल में आ गए, समझे कि नहीं? पक्का? अच्छा ऐसा लिखा होता कि P/Q इज द डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट नहीं, डुप्लीकेट ऑफ दिस, तो ये तो ऑलरेडी बड़ा है तो उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। दिमाग में बात जोर लगाओ, समझे कि नहीं? पक्का? अपना टास्क सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे क्या टेक्निक यूज होगा, कैसे उसको लेके आना है, वो तरीका है, तब जाके आप एग्जाम में टैकल कर पाओगे अच्छे से। क्लियर? तो यहां पे स्क्वायर क्यों किया मालूम पड़ा ना, भूलना मत कि सही स्क्वायर तो था ही नहीं इधर, आप तो कुछ भी कर लेते हो, समझे? और सब डुप्लीकेट है तो स्क्वायर रूट करना चाहिए ना, स्क्वायर क्यों किया? ऐसे नॉनसेंस क्वेश्चन आते बाद में मेरे पास, तो समझ लो यहाँ पे कि 2/3 सब डुप्लीकेट है इसका, तो इसी को स्क्वायर करेंगे तो बराबर बैठेगा वो, समझे? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर कर दिया मैंने। अब क्या करोगे पता है, हमें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सिंपल है पर फिर भी भोजन कर नहीं पाते। एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछिए ना तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स स्क्वायर के वाले टर्म को लेफ्ट में लेके आएंगे तो आंसर आ जाएगा अपना इक्वेशन बना के। चलो करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, मतलब इन दोनों में होगा, और क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई भी दोनों में होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ब्रैकेट को ब्रेक करो, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहां पे पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अभी पी स्क्वायर क्यू, पी क्यू को लेफ्ट में ले लो तो पी क्यू स्क्वायर, और पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैंने राइट में लिया तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? ओके, देन आफ्टर इन लेफ्ट साइड में पी क्यू कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, पी माइनस क्यू। कॉमन लेना आता है क्या? हाँ, इन दोनों में पी क्यू सेम था ना, तो इसमें अगर पी क्यू बाहर आएगा तो सिर्फ पी अंदर बचेगा, और राइट साइड में देखो, सॉरी इधर इधर क्या बचेगा, पी क्यू बाहर आया तो पी तो पूरा बाहर चला गया, क्यू सिंगल बचेगा अंदर। और यहाँ पे राइट साइड में है ना, आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। राइट साइड में एक्स स्क्वायर दोनों में है तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन लेना आना चाहिए। मैथ्स है ना, सीए फाउंडेशन का मैथ्स वही क्लियर कर सकता है जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है। जैसे प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ब्रैकेट को कैसे तोड़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कॉमन कैसे लिया जाता है, काटते कैसे, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। या 11-12 में मैथ्स पढ़े ना, वो भूल जाओ, उसका कोई यूज नहीं है इतना, ठीक है? तो आपका सिर्फ बेसिक जो था ना आपका रूट, वो स्ट्रॉन्ग चाहिए कि आप सीए बनने जा रहे हो बेटा, कॉमन चीज तो होनी चाहिए, तभी मैथ्स रखा हुआ है, इससे इंप्रूवमेंट होएगा। ओके, तो अभी यहाँ क्या करेंगे हम लोग, पी क्यू पी माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। अब बताओ, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी ए प्लस बी। याद आ रहा है? पूरा स्कूल वाली बातें याद आएगी अपने को यहाँ पे।
तो यहां पे a माइनस बी, a प्लस बी। मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको और इसको कैंसिल कर सकता हूं? हाँ, सोच समझ के बताओ। जब बीच में इक्वल टू होता है ना, तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर कैंसिल होता है, बट कंडीशन है कि सब मल्टीपल फॉर्म में होने चाहिए। तो यहाँ पे सब मल्टीपल फॉर्म में ही है, नहीं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही है। ये पूरा का पूरा इससे चला जाएगा। या फिर p माइनस को उधर लेके जाओ तो डिवीजन में आएगा, तो वैसे भी कट होगा। बात तो एक ही है ना, तुरंत ही काट लो उसको। तो अभी एक्स स्क्वायर क्या आएगा? देखो पी क्यू तो था ही, ये p प्लस क्यू इधर आ जाएगा तो अपॉन में चला गया p प्लस क्यू। समझे कि नहीं? हमें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो मैंने उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला गया मैं p प्लस क्यू को। तो पी क्यू अपॉन p प्लस क्यू, पी क्यू अपॉन p प्लस क्यू। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ, एनपी सर कराएंगे तो हो गया क्या एकदम। मैथ्स बाय एनपी सर। जब पीछे ऐसा साउंड बजना चाहिए, ऐसा मैथ्स बाय एनपी सर। और जैसे टैली हो जाता है घंटी बजनी चाहिए, टिंग ना। वो ऑर्डर आता है ना, वो सा जैसे टैली हुआ टन। सर को बोलता है घंटी परचेस कर लो सर, एक टन 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 टन, टन बजाते रहेंगे। सर भी सम कराएंगे, टैली होगा तो एकदम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा ये। कुछ डाउट किसी को? नहीं? नहीं कर पा रहे हो? ये क्वेश्चन आई थिंक था किधर, तो 11th में भी था शायद। एक मैथमेटिक्स, कमर्शियल मैथमेटिक्स रखे, चैप्टर नंबर 8 मैथ्स 2 का 11th, उसमें रेशियो करके था। ये सेम क्वेश्चन था। देखो क्या लिखा है, डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 and their daily expenses are in the ratio of 7:9. If each save ₹50 per day, then daily earning कितना होगा? अर्निंग के बारे में बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले अपन लिखते हैं कि अर्निंग का रेशियो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अर्निंग रेशियो दिया हुआ है 4:5 और पूछा भी अर्निंग ही है। तो जिसको पूछते हैं ना अर्निंग, उसी में कॉमन मल्टीप्लायर एक्स लेना पड़ता है। इसके पहले लिया ना कॉमन मल्टीप्लायर भी एक्स, तो देयरफॉर अर्निंग्स क्या आ जाएगा इसका? अर्निंग्स आ जाएगा 4x एंड 5x। और एक्सपेंस का रेशियो है 7:9 और सेविंग कितना है दोनों का? ₹50। ₹50 इज द सेविंग फॉर बोथ। अब एक इक्वेशन आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये अर्निंग, एक्सपेंस और सेविंग का ये रिलेशन क्या होगा? क्या माइनस क्या इक्वल टू क्या? इसको इक्वेशन बनाना है। अर्निंग में से क्या माइनस करोगे तो एक्सपेंस आएगा। अर्निंग माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये समझ में आना चाहिए आपको। 100 रुपये कमाया, अब मेरे पास सिर्फ 20 रुपये ही बचे, सेविंग 20 रुपये ही है, तो 80 रुपये किधर गए? खर्चे हुए रहेंगे, वापरा रहेगा मैंने। क्लियर है कि नहीं? तो अर्निंग कितना था अपना 4x और सेविंग कितना था 50 रुपये। और सेकंड वाले का जो अर्निंग कितना था 5x, उसका भी सेविंग 50, दोनों 50 है। तो एक्सपेंस का रेशियो क्या बन गया? 7/9। ये इक्वेशन बनाना। ये भी अपॉन करेंगे तो रेशियो बने, रेशियो 8 to रेशियो।
समझे, रेशियो इज टू रेशियो होना चाहिए। देखो अमाउंट में से ही अमाउंट जा सकता है बेटा, रेशियो में से अमाउंट माइनस नहीं होता, ध्यान देना पड़ेगा। ये रुपीस में है ना, सेविंग क्या रुपीस में लिखा हुआ है, आप क्या रेशियो में से सेविंग माइनस करोगे या 4 - 50, ये क्या है? तो मैंने 4 को 4x लिखा था कि वो अमाउंट बन गया ना, क्या बन गया? अमाउंट बन गया। तो अमाउंट में से अमाउंट माइनस हो सकता है, तो अमाउंट में से अमाउंट गया, अमाउंट में से अमाउंट गया, तो लेफ्ट साइड में अमाउंट अमाउंट मतलब रेशियो बन गया, और राइट साइड भी एक रेशियो 7:9। समझे कि नहीं? मैथमेटिक्स में ऐसे ही होता है ना, रेशियो में से रेशियो ऐसा नहीं जाएगा अपना। हाँ लेकिन उसमें क्या होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है अर्निंग माइनस एक्सपेंस करोगे तो अर्निंग रेशियो दिया हुआ, एक्सपेंस रेशियो ने रेशियो माइनस नहीं होता है, ऐसा अमाउंट में से अमाउंट ही हो सकता है माइनस, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यही करना पड़ेगा आपको, वो भी रेशियो है और ये भी रेशियो निकल जाएगा, ऐसा नया रिवाइज रेशियो बन जाएगा ये, समझे? बाकी वैसे नहीं हो पाएगा आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इधर, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 ना, 450 हो गया, 7 5 जा 35, ये भी 35, एक्स एक्स को साथ में रखो, -35x, ये 450 उधर आया राइट साइड में, -350, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 100। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लो, तो अर्निंग क्या हो जाएगा इसका 100 × 4, 400 एंड 500, 400 एंड 500। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ देखो ये क्वेश्चन में है ना, आपने को अर्निंग का रेशियो दिया है, एक्सपेंस का भी रेशियो दिया हुआ है, समझना, और सेविंग रुपीस में दिया हुआ है। अब हमें पूछा क्या है, अर्निंग पूछा हुआ है, तो जो पूछते हैं ना उसी को कॉमन मल्टीप्लायर एक्स लेते हैं। हमने स्कूल में पढ़ा रहेगा कि जो पूछा है उसको एक्स समझने का, समझेंगे? ये तो कॉमन सेंस की बात है, जो पूछा है उसको एक्स समझेंगे अपन। तो रेशियो का जो अर्निंग दिया हुआ था उसको मैंने अर्निंग में कन्वर्ट किया, मतलब रेशियो को अर्निंग में कन्वर्ट किया, मतलब रेशियो को नंबर में कन्वर्ट किया, तो 4x एंड 5x। अब ये 4x 5x आपका नंबर आ गया, मतलब वैल्यू आ गया, रुपीस में आ गया सपोज। इसमें से आप सेविंग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर। ऐसे कैसे, समझो मैं गया घर से बाहर पैसा कमाने के लिए और 100 रुपये मैंने कमाए, ठीक है, फिर मैं घर पे आया, देखा मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपये ही है, मतलब 20 रुपये बच गए ना मेरे पास, 80 रुपये मेरे ट्रेवलिंग में गए रहेंगे या कुछ चाय पानी पिया रहेगा मैंने। तो अर्निंग माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अर्निंग 100 रुपये, सेविंग 20, तो इक्वल टू क्या बचा 80, 80 क्या हुआ एक्सपेंडिचर। वो इक्वेशन मैंने बनाया। वैसे भी ऐसे भी होता है, अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, वो भी सही इक्वेशन है, पर वो फिट नहीं बैठ रहा है बिकॉज अर्निंग आपका रुपीस में आ गया और एक्सपेंडिचर रेशियो में रहेगा, तो रुपीस और रेशियो को माइनस नहीं कर सकते ना अपन, नहीं फिर वो मिक्सअप हो जाएगा। वैसा एक्स एक्स भी एक्स एक्स कट जाएगा, देखो करके देखो ना, 4x और वो 7x माइनस करेंगे तो -3x, नीचे भी एक्स एक्स तो कट गया, फिर वापस फिर वैल्यू का निकाला अपन ने, इसीलिए ये इक्वेशन बिठाना पड़ेगा आपको। तो ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा, अर्निंग माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये याद करना पड़ेगा आपको ये टाइप के क्वेश्चन में। अगर एक्सपेंडिचर पूछा होता तो एक्सपेंडिचर का हम लोग इक्वेशन बनाते थे हम लोग। सो कैसे बनता है इक्वेशन एक्सपेंडिचर का, फिर बोलो। एक्सपेंडिचर को एक्स लेते थे, यहां पे क्या लिखते थे अपन 7x और 9x, फिर अपना इक्वेशन क्या बनता था एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम, तब यहां पे बीच में प्लस आता था। ये रट्टा मत मारना, जो क्वेश्चन में पूछा है उसको एक्स समझना है बस। अर्निंग माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू अर्निंग, क्लियर है? देखो टाइम इनफ ले सकते हैं आप। देखो आपको मैं बता दूं कि अपने पास जो फैकल्टी जो आपने पढ़ाया है, इतना सब देखा आपने,
ये सारी फैकल्टी जो अपने बोरीवली ब्रांच में पढ़ा रहे, यही फैकल्टी अंधेरी में पढ़ा रहे। बेटा सिर्फ हम लोग ने एक भाईंदर एरिया में स्टार्ट किया है प्रोफेशनल एकेडमी, तो इसका ये मतलब नहीं कि सर अभी यहाँ कम बच्चे या फिर ज़्यादा बच्चे, सर कौन सी फैकल्टी आएगी। तो जो अपनी फैकल्टी वहाँ पे जो पढ़ा रहे पूरे यहाँ भी पढ़ा रहे, बोरीवली में सेम फैकल्टी पढ़ा रहे, हम लोग ही रोटेशन होता है यहाँ पे। अब ये नया मार्केट है थोड़ा, तो सबको लग रहा है कि भाई क्या आएगा, जब ऐसे हो जाएगा पूरा बैच से रिजल्ट आ जाएंगे तो मालूम पड़ ही जाएगा लोगों को, और कुछ भी नहीं है। और फर्स्ट बैच था और सडनली ये प्लानिंग बना है कि चलो कर ही लेते हैं प्रोफेशनल एकेडमी के, तो आप ही चलाओ पूरा। एक ही नोट्स फॉलो होंगे ऑल ओवर पूरा इंडिया में, इनकी फ्रेंचाइजी तो इनका जो गुजरात में भी है इनके ब्रांचेस, सब जगह एक ही मटेरियल यूज होता है, एक ही टाइम में क्वेश्चन खत्म होएगा, सेम मॉक टेस्ट पेपर आएंगे एक ही समय पे, पूरा एमटीपी वगैरह टेस्ट सीरीज भी चलेगा अपना वैसा है। बट एक बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे टाइम बहुत मिल जाएगा। क्यों पता है कि कम जब बैच रहते हैं 20-25 का बैच बनता है तो उसमें आप आराम से पूछ सकते हो। अब वहाँ पे तो 150 का क्राउड होता है, 150-170 स्टूडेंट होते हैं, तो ये पूरा जगह माइक लगे रहते हैं सब पूरा, तो वो शायद नहीं पूछ पाते इतना, और फिर टाइम कंज्यूम हो जाता है ज़्यादा। तो आपको पूरा फ्रीडम है, यही बेनिफिट है स्मॉल साइज में, पूरा क्वेश्चन अच्छे से इंटरेक्शन आराम से हो जाएगा अपना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 और ये 11 तो आप होमवर्क ही लिख लो, कि आप लोग खुद से कुछ नहीं कर रहे हो, होमवर्क रहेगा फिर मैं चेक करूंगा और मैं बताऊंगा कि ट्राई करना जरूरी है आपको। अच्छा 10 वाला बताओ क्या आएगा। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 7:8। सेकेंड ट्रेन भाग रहा है 400 की स्पीड में, वही 5 घंटे में, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या होगा बोलो। The ratio between the speed of two train 1, train 2. Question number 10. T1 and T2 दोनों ट्रेन का रेशियो दिया हुआ है 7:8। जो सेकेंड ट्रेन है T2 की बात हो रही है, वो भाग रहा है 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। अच्छा 400 किलोमीटर 5 घंटे में, और ऑप्शन में देखो सारा पर आवर दिया हुआ है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड पूछी है, अब सेकेंड ट्रेन की जो स्पीड है वो 5 घंटे की दी हुई है, तो 1 घंटे की स्पीड क्या होगी 400/5 करो तो 80 किलोमीटर पर आवर। समझे कि नहीं, ये सेकेंड ट्रेन की स्पीड की बात हो रही है। अब T1 और T2, T1 क्या है 7 और ये 8, और T2 की स्पीड कितनी आई 80 किलोमीटर पर आवर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, T1 की आ जाएगी। आता क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 80 × 7/8, क्या आएगा 80 × 7/8, 8 10 जा तो क्या आएगा 70 किलोमीटर पर आवर। कितने ऑप्शन सी। समझे, इसको पर आवर में कन्वर्ट करना था और कुछ नहीं, कि ऑप्शन में भी पर आवर दिया हुआ है ना इसके लिए। यहाँ पे अपना रेशियो चैप्टर खत्म हुआ, रेशियो मतलब टॉपिक खत्म हुआ है। इसमें 4 टॉपिक है, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडेक्सेस एंड लॉगरिथम। तो रेशियो फिनिश हुआ अपना, ये सारे कॉन्सेप्ट भी हो गए। एक मैंने होमवर्क दिया जानबूझ के, घर पे ट्राई करना, अच्छे से ट्राई करना। उसके पहले जो आपने किया उतना करना, फिर वो ट्राई करना, देखते आता है कि नहीं आता। मैं PDF भेज दूंगा ग्रुप में आपको, टेंशन मत लो तब तक।
तो अभी ग्रुप बनाऊंगा आज ही, और आप लोग को मैं PDF भेज दूंगा, तो आप ट्राई कर लेना उसको। अच्छा, ये अटेम्प्ट योरसेल्फ भी लिखा हुआ है। ये कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन खुद से करने हैं, बट ये कैसे पता है? ये मैं क्लास में करवाऊंगा आपको। जैसे आपको टाइम दे दिया, अब बुक नहीं है आपके पास, तो बुक जब आएगी ना आपके पास, तो मैं 10 मिनट का टाइम दूंगा और आपको करना रहेगा, फिर मैं चेक करने आऊँगा। ये क्लास वर्क है अपना, ठीक है? और अभी ठीक है, इसको तो बाद में कर लेंगे, हो भी जाएगा आपका, ये कोई इश्यू नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रोपोर्शन भी थोड़ा सा टॉपिक ले लूँ। बोलो आप क्या बोलते हो? प्रोपोर्शन टॉपिक लो कि ट्राई योरसेल्फ करें? वो बताओ। हाँ, ये कर ले, ट्राई योरसेल्फ। हाँ चलो ये करते हैं अपन। चलो ट्राई करोगे? चलो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, चलो ट्राई करो। ट्राई फर्स्ट। तो लिखो ऐसा फर्स्ट, फिर ये करके ऐसा, ठीक है ना? आपके बुक में 5 क्वेश्चन दिए, पहले 5 क्वेश्चन ट्राई करो। ट्राई करो 5 क्वेश्चन। बोलो कहाँ तक हुआ है? हेलो, 4 तक। फर्स्ट का आपने आंसर बताया आई थिंक 15:11, सिंपल है। सेकंड का आपने, अच्छा देखो 3:4 रेशियो है, ध्यान देना यहाँ पे। बोला है एंटीसीडेंट 15 हो गया, कितना हो गया? 15, मतलब ऊपर वाला पार्ट 15 हो गया। तो कॉन्सिक्वेंट क्या है समझो? एक्स है कॉन्सिक्वेंट। क्या समझो उसको? एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। अभी ऐसे भी कर सकते कि 3 से 15 कैसे होगा? 3 5 जा 15, तो 4 5 जा होना चाहिए, समझे? तो यहाँ पे क्या आएगा? 20 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे आया देखो? 3x = 60, x = 20। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भी हो जाता ना बेटा, और क्या दिमाग लगाना। हाँ एंटीसीडेंट इतना, तो कॉन्सिक्वेंट कितना? तीसरा करो करो, क्या रहा है? 7 ही आएगा, सही है। रेशियो दिया हुआ है 5:7। इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, मतलब पहले इसका निकालना पड़ेगा इनवर्स रेशियो। क्या आएगा इनवर्स रेशियो? 7:5। अच्छा 7:5 का कॉन्सिक्वेंट कितना है? 5 है ना, देखो 5, तो एंटीसीडेंट कितना होगा? 7। समझा क्या? पक्का? फोर्थ वाला ये द रेशियो कंपाउंडेड, बेटा कंपाउंडेड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 2/3, 9/4, 5/6, 8/10, ये सब का मल्टीप्लाई करना है बेटा। आपने किया भी रहेगा। 5 2 जा 10 ना, 10 से कट गया पूरा। फिर 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, और 3 2 जा 6, सब कट गया बेटा, कुछ बचा ही नहीं। 1:1। अरे कुछ नहीं बचता तो 1:1 होता है, 0:0 नहीं होता, ठीक है ना? क्या आएगा? 1:1। काटना है बेटा, काटना है। अगर नहीं एक्सरसाइज समझता ना, तो हमें पास कैलकुलेटर रहेगा, तो काम करना कैलसी में सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को, और लिखो क्या आता है। फिर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो क्या आता है, फिर करो वही आएगा, 1 ही आएगा। 1:1।
द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, क्या है किसी का आंसर? आपका है बेटा, वो लिखा आपने नाम नंबर? एक ने नहीं लिखा, ठीक है तेरा है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ वाले का आंसर किसका है? आपका आया है आकांक्षा। और भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग थे, किधर गए हो? गाँव चले गए क्या एग्जाम होते हैं? हाँ चलो, तो यहाँ पे फिफ्थ वाला है, फिफ्थ की फोर्थ, फिफ्थ ना, द रेशियो कंपोनेंट ऑफ 4/9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा 3:4 का? 9/16। इसका कंपाउंड करना है। 4 1 जा 4 4 जा 1/4। अंजलि नहीं आया था? अच्छा, डुप्लीकेट भी तो था सब कुछ। चलो फिफ्थ तक हो गया, करो वापस से अभी आगे। करेगा? सिक्स तो एकदम मस्त दिया क्वेश्चन बेटा। ट्रिप्लीकेट रेशियो सिर्फ 2:3 का ही है, एंड 9:7 अलग से ही रखना है। इसमें कंफ्यूजन होता है सबको। तो रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4 मतलब 9/16, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 मतलब 8/27 एंड 9/7। तो यहाँ पे आएगा 9 9 कैंसिल, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9 3 जा 27। तो क्या आएगा 2/7 3 जा 21, 2/21। समझ में आ गया रहेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन 7 करोगे ना तो मैं समझूंगा आपको एकदम ही समझ में आ गया क्या है। वो सिंपल है, जिसने क्लास में ध्यान दिया अच्छे से उसको क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। नहीं किया? करो ना, कितना टाइम लगा रहे हो?
कितना आ रहा है अभिषेक? 4/6। ओके। 7 में मुझे बताओ, 2 numbers are in the ratio 2:3, तो रेशियो इज गिवन एज 2:3, तो नंबर क्या होगा बताओ? 2x एंड 3x। उसके बाद दोनों में 4 ऐड करना है, तो नया रेशियो क्या बन जाएगा? 4:5। मतलब 2x और 3x है ना, इन दोनों में अपने को ऐड क्या करना है? 4 भी एडेड, मतलब प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो नया नंबर क्या बन जाएगा आपका? 4:5 के रेशियो में। बस ये इक्वेशन बनाना था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वहां पे लो माइनस किया था, 4 सब्ट्रैक्टेड बोला था बेटा क्लास वर्क में। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 जा 10x प्लस 5 4 जा 20, 4 3 जा 12x प्लस 4 4 जा 16। तो 20 माइनस 16 इक्वल टू क्या आएगा? 12x माइनस 10x। तो ये कितना आएगा बेटा? 4 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर लो, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ 3 इंटू 2 कितना आएगा? 6। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 4 एंड 6, ऑप्शन बी। देख के लगता ना कि बी आएगा और बी है उसका, प्लस करने की बात होती है। 4 एंड 6, हाँ हाँ। नहीं, अपने को है ना, इन्होंने रेशियो नहीं पूछा था, इन्होंने पूछा था नंबर क्या होंगे वो। वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल नंबर, नॉट उसका रेशियो। रेशियो तो ये आ जाएगा 2:3। देखो ना, कट करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। मैच में रेशियो तो वो दिया ही था ना, क्वेश्चन में दिया था रेशियो। ये तो नंबर क्या होंगे, मतलब नॉर्मली अपन नंबर से रेशियो निकालते हैं ना, यार रेशियो से नंबर पूछा है तो वापस काट के रेशियो क्यों बना रहे हो फिर? क्लियर? वेरी गुड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। तुमने MTP देखा? मैंने भेजा था वो, तो कमेंट तो नहीं किया? हाँ, अच्छा नहीं लगा? लेक्चर गंदा है? हाँ, तो कमेंट तो करना चाहिए, तो मालूम रहा तू देखा है, कमेंट आना चाहिए आपका। अच्छा, टोटल 30 क्वेश्चन कराया हो मैंने। हाँ, डी, ओके बेटा। ये कुछ था ही नहीं 8 वाला क्वेश्चन, ये तो अकाउंट का क्वेश्चन डाल दिया इसके अंदर। समझो x और y दो पार्टनर है, ठीक है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 11:7 और नेट प्रॉफिट आया समझो 324। दोनों को बांटेंगे कि x के हिस्से में कितना, y में कितना, उसे कैपिटल में डाल देंगे ट्रांसफर करके। सिंपल था, बांटने आना चाहिए। तो 324 को बांटना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है ना, ₹324 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, x और y में, x और y, और रेशियो दिया हुआ 11:7। और टेंशन क्या, अपने पास तो कैल्सी रहेगा ना। अब क्या करते कैसा, देखो वो देखो यहाँ पे 324 इंटू 11 अपॉन 18। 18 कहाँ से आया? इनका टोटल कितना होता है? 18। ऐसे ही करते हैं ना 18। और यहाँ पे 324 इंटू 7 अपॉन 18, तो कितना आएगा? अरे करो ना, कैलसी चलाओ ना भाई। 324 इंटू 11 अपॉन 18 करो, 198, और ये 126। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी। चलो 8 वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका। कितना बाकी है? अभी ज़्यादा नहीं, बस 2 ही है, आखिरी 2 क्वेश्चन आज के लेक्चर का। फटाफट, नेवर गिव अप। 9th वाला करो खुद से।
ये जितना खुद से होगा वही आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। बहुत सिंपल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा, 9th वाला। करो ना, इसके सॉल्यूशन से आपको प्यार हो जाएगा बेटा, सही में। 9th वाला क्वेश्चन। इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ए तो मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा। सी मेरे हिसाब से 35 के टेबल में 245, हाँ हो सकता है कि रेशियो भी 7:10 होना चाहिए ना, काटेंगे तो। आराधना, अभिषेक, ओम दोनों का, दोनों खोपड़ी एक साथ लगाए कि अलग अलग लगाए? और पहले किसने किया? तूने किया अभिषेक? ओम बाकी है, ये हो गया बाद में। क्या बात है, दोनों साथ में सीए बनोगे तो हिस्ट्री किड हो गया। जुड़वा भाई, बीच में जुड़वा बहन थी और सीए बन गए थे, 2 अटेम्प्ट पहले की बात है। प्रिंस थे वही बनी, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 आया था। 1 नहीं सर, 3 आया था, 3rd रैंक आया था पूरे इंडिया में, 3rd रैंक पर। क्या नहीं कर पाए बताओ ना? रेशियो दिया हुआ है 7:10, मैं इधर ही करता हूं, तो नंबर क्या होंगे? 7x एंड 10x। इतना लिखा आप सबने? हाँ। आप बोला डिफरेंस इज 105, आप कैसे लिखेंगे इसको? डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कौन है? 10x, छोटा कौन है? 7x, वो कितना है? 105। ये इक्वेशन नहीं बनाया आपने? इतना सिंपल इक्वेशन है यार। डिफरेंस इज 105, तो डिफरेंस 105 तो कितना आएगा ये बेटा? 3x इक्वल टू 105। x कितना होएगा? अरे भाई चलना, x इक्वल टू 105 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। बेटा x 35 आ रहा है, तो पहला 7x था ना, तो 7 इंटू 35 करो, कितना आता है? भाई कैलकुलेट चाहिए मुझे नेक्स्ट लेक्चर में, पहले बोल रहा हूँ। 245 और 10x था, तो 10 इंटू 35 कितना होगा? 350। आ गया ना ऑप्शन सी, इधर ही कर दिया मैंने। वो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका, बहुत सिंपल था, हमने को भी थोड़ा माइंड बढ़ाना है इसमें। ये जो डेमो रखा था ना ये वीक में, इसमें आप अपने आप को पहचानो, क्या हम कर पा रहे हैं, क्या सर हो पाएगा हमसे। रियल बोल रहा हूँ बेटा, ये आप लोग के लिए है कि सही डिसीजन लेने के लिए। क्या सर ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सीए फाउंडेशन लेवल पे? ठीक है, आप क्लिक होना, अभी कितना सिंपल था, हुआ नहीं ना क्लिक। वैसे फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, सेकेंड टाइम रिवीजन होगा, फिर टेस्ट होगा, तो हो ही जाएगा, फिर क्या टेंशन है अपने को। 12th भी कितना हार्ड लगता था अपने को, 10th कितना हार्ड था, बोर्ड की एग्जाम यार, 10th बोर्ड की एग्जाम पढ़े ना किए अपन, तो हार्ड लगता है, जब नहीं पढ़ेंगे तो हार्ड ही लगेगा सब कुछ। अब 10th वाला क्वेश्चन बताओ भाई, 10th जो करके बताएगा उसको मैं पानी पिलाएगा, बिस्लरी का पानी पिलाएगा। इसका थॉट प्रोसेस वो वाला जो मैंने बताया था कि मेरा एज आपसे 10 प्लस है, तो कैसे करना है, किस में प्लस करेंगे, किसका स्क्वायर करना है, वो सब देखेंगे अपन।
2s और 3t डुप्लीकेट है इसके, बस। मुझे बताओ, आपने लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर किया कि राइट हैंड साइड का स्क्वायर किया? हाँ, किसने लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर किया? ओम और अभिषेक ने। और किसने राइट हैंड साइड का स्क्वायर किया? आप सबने। क्या लिखा देखो यहां पे, 2s अपॉन 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। मतलब आ रहा था, आपने गलत किया। हाँ, ये डुप्लीकेट है इसका। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 4/9 इज द डुप्लीकेट ऑफ 2/3। 4/9 इज द डुप्लीकेट ऑफ 2/3। यस, तो स्क्वायर किसका करेंगे? राइट हैंड साइड का, तब जाके वो इक्वल टू बनेगा ना। तो जिसने भी राइट हैंड साइड का किया वो सही जा रहा है। तो यहां पे अपने को राइट हैंड साइड का स्क्वायर करना है, बट स्क्वायर में भी a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा। सीधा स्क्वायर स्क्वायर मत कर देना कि 2s का भी स्क्वायर p का भी स्क्वायर। कैसे किया बेटा आपने आकांक्षा? a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, वेरी गुड वेरी गुड। इसमें लोग क्या करते, सीधा स्क्वायर ही कर देते, 2s का भी स्क्वायर p का भी स्क्वायर। ऐसा नहीं होता, फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो अभी यहाँ पे 2s अपॉन 3t का ये आएगा, राइट हैंड साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पे क्या आएगा, 2s का स्क्वायर क्या होएगा, 4s स्क्वायर माइनस 2ab ना, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो क्या आएगा, 2 2 जा 4ps pqrs। पहले p आता बाद में s आता ना, अल्फाबेट वाइज लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब p स्क्वायर। b क्या है, p सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अगेन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, 3t का स्क्वायर आएगा 9t स्क्वायर माइनस 2ab। तो 3 2 जा 6 pqrst pt प्लस p स्क्वायर। बेटा p स्क्वायर कैंसिल करो। आराधना, यस और नो? नो। ओम, क्या p स्क्वायर कटेगा? कभी नहीं कटेगा बेटा। अगर बीच में मल्टीप्लाई होता ना, इधर ये सब मल्टीप्लाई तो करता, याद रखना कभी भी ये ऐसी गलती मत करना। p स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा। ओके, तो सर क्या होगा फिर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा अभी यहाँ पे। तो 2s का मल्टीप्लाई है ना, 2s का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई सब में करना पड़ेगा। करो, 9 2 जा 18 st स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12 pst प्लस 2 p स्क्वायर s। अब उसका उसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 जा 12 s स्क्वायर t माइनस 4 3 जा 12 pst प्लस 3 p स्क्वायर t। अब मुझे बताओ, ये 12 pst जिसका साइन भी सेम है, क्या कैंसिल होगा?
होगा? अंजलि कैंसिल होगा? मैं आपका डेमो देखने आया हूं, ऐसा लग रहा है मेरे को। बोलो। होगा। साइन सेम है ना, जब मैं राइट हैंड साइड को लेफ्ट में बुलाऊंगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तब तो कैंसिल होगा ही ना, तो तुरंत ही कैंसिल कर दो इसको, अभी कैंसिल हो जाएगा। ये साइन सेम था इसलिए हुआ, अलग होता साइन तो कैंसिल नहीं होता, फिर बीच में इक्वल टू था इसके लिए। अब यहां पे वैल्यू किसका पूछा इन्होंने? अच्छा कुछ पूछा नहीं, बोला कौन सा इक्वेशन सही बैठेगा। काम करते हम लोग, 18st², इसको ना लेफ्ट में बुला लो, 12s माइनस 12s²t, फिर 3p²t, इसको राइट में भेजो, इसको राइट में, माइनस 2p²s। काम करते लेफ्ट में ना अपन 6 कॉमन आएगा, 6 के टेबल में 18 भी आता है, 12 भी आता है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 6 कॉमन और st भी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा इधर बेटा? 6 3 जा 18, तो 3t बचा। क्या बचा? 3t माइनस 6 2 जा 12, 2s बचेगा। यस और नो? मैंने 6 कॉमन लिया, 6 2 जा 12 ना, और राइट हैंड साइड में आप है ना p² कॉमन ले लो, वही आ रहा है ना, तो क्या बचा? 3t माइनस 2s। अब बेटा ये ना, ये कंपेयर करो, ये और ये सेम है ना, और बीच में मल्टीप्लाई भी है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 6st इक्वल्स टू p², है क्या? 6st अपॉन, ओहो हो, आ गया ना ऑप्शन ए, p² इक्वल्स टू 6st। एक ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, एक वो वाला 8वां क्वेश्चन था ना मेरा, IMP लिखवाया था, वो सब डुप्लीकेट वाला, एग्जाम में आएगा, देख लेना। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पे अपना ये लेक्चर नंबर 1 जो था आपका इंट्रोडक्शन टू रेशियो, वो फिनिश हो गया अपना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का पार्ट प्रोपोर्शन, इंडाइसेस खत्म करेंगे, फिर होगा अपना लॉगरिथम वाला पार्ट। क्लियर है? और एक मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया हुआ है, वो आपको करना रहेगा, खुद से ट्राई करना पड़ेगा। वो कब करोगे? पहले जितने क्वेश्चन कराया वो पहले वापस से देखना घर पे, उसके बाद ट्राई करना। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।